यूपीपीसीएस पीटी 2026 के लिए 1 क्वेश्चन सीरीज एक बुक लॉन्च की गई है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पीवाईक्यू बेस है, रिवीजन ओरिएंटेड, क्रिस्पी है, कंसाइज है और शॉर्ट नोट्स के रूप में है। यह बुक आपको आरजे सियोरा ऐप पर मिलेगी और ये इसकी आज डेमो क्लास है। आधुनिक भारत के हाफ मैराथन है ये, यानी कि पूरा इसमें आधुनिक भारत नहीं कराया जाएगा, हाफ कराया जाएगा। इसके तहत आप इस किताब का मूल्यांकन कर सकेंगे कि जो इसमें कंटेंट है वो क्या यूजफुल है यूपीपीसीएस के लिए, क्या जो पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच इस बुक में रखी गई है वो बिल्कुल ठीक है या गलत है। आप ये भी जांच सकेंगे कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है यूपी आयोग में जो पूछा गया है क्या वो इस बुक में आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। यदि इन पैमाने पर ये आपको बुक खरी उतरती है तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं आरजे सियोरा ऐप पर। इस आरजे सियोरा जो है उसकी कम्युनिकेशन जो चैनल है, यानी कि उसकी जो पूरी कम्युनिटी है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये इसका ऐप है आरजे सियोरा का। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और ये यूट्यूब चैनल, ये सारे आरजे सियोरा के कम्युनिटी है। आगे हम देखते हैं कि आज इस बुक में क्या क्या है। ये बुक का डिस्क्रिप्शन है, आप देखेंगे कि ये बुक कैसे अपने आप में एक बेहतर बुक है। यह बुक जैसे लूसेंट है, लगभग 500 पेजों की। घटना चक्र के जो पूर्वावलोकन है वो लगभग 5000 पेजों के हैं। ये बुक उनका विकल्प ना होकर ये बुक उनके एक सपोर्टिव रोल में काम करती है। और ये बुक अगर देखा जाए तो 5000 और 500 पेज मिला के 5500 पेज जो है, इतनी भारी भरकम आप एग्ज़ाम के समय नहीं तैयार कर सकते, इसीलिए इस बुक को लॉन्च किया गया है। ये बुक बहुत ही कम पेजों में आपको संपूर्ण सिलेबस साथ ही साथ पीवाईक्यू अप्रोच के साथ आपको ये कराएगी। तो आप इसको देखिएगा। इसमें यहाँ पर इतिहास है, भूगोल है, भूगोल, राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है, विज्ञान है, ये जीएस का पार्ट है। लेकिन इसके साथ इस बुक में आपको अलग से जो देखने को मिलेगा वो आपको यूपी स्पेशल, पहले जो नहीं हम प्रोवाइड करा रहे थे, अब यूपी स्पेशल भी आपको इसमें अलग से दिया जाएगा ताकि आपको एक कवरेज मिल सके यूपी का पूरा। तो आज हम आधुनिक भारत देखेंगे, आधुनिक भारत का हाफ मैराथन देखेंगे। तो ये हमारी बुक जो है इस तरह से ये पीवाईक्यू अप्रोच पर बनाई गई है, पीवाईक्यू बेस से, रिवीजन ओरिएंटेड है, साथ ही साथ से कंसाइज, क्रिस्पी शॉर्ट नोट्स के फॉर्म के रूप में। यदि आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है प्री का, तब भी आप इस बुक से अपना एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकते हैं एक शॉर्ट नोट्स के रूप में इस बुक को लेकर। और आप एग्ज़ाम से पहले इसको काफ़ी बार रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो पेजों की संख्या वो बहुत कम है और बहुत कम पेजों में संपूर्ण सिलेबस जो यूपीपीसीएस का वो सारा इसमें कवर किया गया है। हर पहलू को, हर आयाम को इसमें टच किया गया है। यहाँ पर देखेंगे, आप देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन, उनकी जो बस्तियाँ कहाँ पर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, कौन प्रथम गवर्नर था, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई। लेकिन क्योंकि ये क्लास हमारी हाफ मैराथन की है, इसलिए पूरा आधुनिक भारत ना कराकर हम इसका हाफ मैराथन, यानी कि हम जो शुरू होता है हमारा भारतीय कांग्रेस जब स्थापित होती है उसके बाद का हम आज यहाँ से देखें। तो ये हमारे आधुनिक भारत का आप देख सकते हैं, ये पूरा जो नोट्स है एक स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ ये डायग्राम बेस से कलरफुल है। आपको इसमें रिवाइज करने में, मेमोरेबल रखने में ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, स्ट्रक्चर जो फॉर्म है इसकी, और ये जो एक फ्लो चार्ट और जो का तो वही प्रेजेंटेशन है जो उस समय की छवि थी, वही विजुअल इफेक्ट दिया गया है, तो आपको याद करने में बहुत आसान रहेगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं क्योंकि हमारा ये हाफ मैराथन है, उसी को ध्यान के। तो हम कांग्रेस के बारे में देखते हैं और बहुत तेज़ी से हम इसको हाफ मैराथन कर करेंगे। ये क्लास हमें बहुत ही जल्दी वो समाप्त करनी ताकि ये 1 से 1.5 घंटे में ये पूरा हो सके। यहाँ पर आधुनिक भारत हमारा जो नोट्स है ये मात्र 18 पेज में है।
18 पेज में आपको ये केवल 9 पेज कराए जा रहे हैं और 9 पेज में आप जानेंगे कि जो एग्जाम में यूपीपीसीएस पूछता है वो इन्हीं 9 पेज में से आपको दिखाई दे जाएगा कि हर लाइन से, हर पेज से आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अभी आप इसका केवल डेमो देख रहे हैं, जब आप इसकी रियल बुक देखेंगे तो वो आज सिवरा ऐप पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हम कांग्रेस से शुरू कर रहे हैं, कांग्रेस की स्थापना से। एक बात और है इस किताब में, क्योंकि ये इसका पहला एडिशन है, तो कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं, लेकिन जो बच्चे पहले से एक्सपर्ट है, पढ़ रहे हैं, जिन्होंने थोड़ी नॉलेज है, वो उसको समझ सकते हैं। तो कहीं कहीं पर अशुद्धियाँ हो सकती हैं, वो मगर पकड़ सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट जो इसका एडिशन आएगा वो फुल प्रूफ आएगा। ये तो केवल एग्ज़ाम के लिहाज से, ताकि वो एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चों का प्रीलिम्स नहीं हो पाता, ऐसे बच्चे जो अभी से प्रीलिम्स की तैयारी में नहीं जुट पाए हैं, आप इस किताब का को बेस बनाएं और आप देखें, आप काफ़ी बेहतर स्थिति में रहेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में इसका विवरण है। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ए.ओ. हुम्स थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो इसमें बताया गया है कि क्या इसके उद्देश्य थे। इसके उद्देश्य एक तो राष्ट्रीय एकता स्थापित करना, भारत में राजनीतिक चेतना को जगाना, सामाजिक विषयों पर एक विचार विमर्श का एक मंच देना, यही सारी इसमें इसके विषय थे। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, स्थापना से तो आते हैं, स्थापना वर्ष से कि प्रथम अध्यक्ष कौन था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमने जो एक टेबल दी है आपको, ये बहुत ही साइंटिफिक वे में तैयार करके दी है, ताकि आपको कम स्पेस में काफ़ी बेहतर चीज़ें डिवाइज हो सके। आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रथम जो अध्यक्ष है, ये प्रथम अध्यक्ष हैं। यहाँ पर इसमें प्रथम अध्यक्ष है व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इधर आप देख रहे हैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम पारसी अध्यक्ष जो कांग्रेस के थे वे दादा भाई नौरोजी, और 1886 में ये थे। फिर प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट थी 1917 में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये 1925 में थी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कांग्रेस के जॉर्ज जूल थे 1888 में। सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे 1923 में, और दिल्ली में इन्होंने अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में की थी। सुभाष चंद्र जी बोस ने जो अध्यक्षता की थी 2 बार की थी, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन की। आगे और देखते हैं इसमें, पहले इधर का, क्योंकि ये बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। यूरोपीय अध्यक्षों की जो सूची है उसमें जॉर्ज जूल है, विलियम वेबर्डन है, वो 2 बार चुने गए हैं। अल्फ्रेड वेब तथा हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। कांग्रेस का विभाजन और संविधान का दूसरा विभाजन 1918 में हुआ। कांग्रेस संविधान का निर्माण 1888 में इलाहाबाद में किया गया। यहाँ पर हम देखते हैं स्वतंत्रता के समय जो अध्यक्ष थे वे आचार्य जे.बी. कृपलानी थे कांग्रेस के। गांव में प्रथम बार कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर में 1937 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी अध्यक्षता की थी, और ये क्वेश्चन बार बार यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। प्रथम कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। और फिर पुनर्विलन कब हुआ? 1916 में हुआ लखनऊ अधिवेशन में, और इस समय कांग्रेस के 2 हिस्से जुग्रम दल नरम दल वे आपस में मिले। साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम में भी आपसी नज़दीकी है, और एक समझौता हुआ, लखनऊ समझौता 1916 में। राष्ट्रीय गान कांग्रेस में सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। और राष्ट्रीय गीत प्रथम गायन कब हुआ था इसका? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के। प्रथम बार ध्वजारोहण कब किया गया था? यह किया गया था 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में। और खादी को अनिवार्य कब किया गया था? 1926 के गुवाहाटी में। सबसे लंबे समय तक इसके जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे 1940 से 40 तक। और इसके जो सचिव थे
यहाँ पर इसके जो महासचिव थे कांग्रेस के, वो A.O. होम्स थे 1885 से 1907 तक। महत्वपूर्ण संकल्प कब पारित किए गए थे इसमें, जैसे स्वराज का जो संकल्प पारित किया गया था 1905 के बनारस अधिवेशन में, और 26 जनवरी मनाने के लिए जो संकल्प पारित किया गया था वो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, और इसी में स्वतंत्रता दिवस की घोषणा के रूप में इसको 26 जनवरी को बनाने की बात की गई थी। यहाँ पर लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा गया था कि यह अल्पमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस टेबल में हमने वैज्ञानिक तरीके से अपने जो भी अधिवेशन कांग्रेस के महत्वपूर्ण हुए हैं या जो भी PYQ में पूछे उनको किस तरह से सजाया है। अब यहाँ पर और देखते हैं कि और क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पर कुछ संगठन है, उनकी स्थापना है। कांग्रेस से पहले कौन से संगठन थे, कांग्रेस के बाद कौन से संगठन थे, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, तो इसको देखते हैं। जैसे 1888 से 1921 तक जो भी संगठन स्थापित किए गए उनको देखते हैं पहले। यहाँ पर देखिए आप, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक संगठन है, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 अलीगढ़ में की गई थी। इसका यानी कि मुख्यालय अलीगढ़ में था। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में मुंबई में इसका मुख्यालय था। ये क्वेश्चन हुए हैं जो आपको मिलान करने के लिए हर वर्ष एग्जाम में दिखाई देते हैं। होम रूल जो लीग है उसकी स्थापना एन बेसेंट और तिलक ने की थी 1916 में पुणे में। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1918 में कलकत्ता में। उत्तर प्रदेश किसान सभा, इसकी जो स्थापना की थी उनमें मालवीय जी थे, गौरीशंकर थे, इंद्र नारायण जी थे 1918 में कलकत्ता में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने की थी 1918 में अहमदाबाद में। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मानवेंद्र नाथ ने, MN राय जिनको बोलते हैं, 1920 में ताशकंद में। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी संस्थापक थे और लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे 1920 में ताशकंद में। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय 1920 में लाहौर में। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र ने 1920 में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय था। फिर सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय 1920 लाहौर में, और अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र ने 1920 प्रतापगढ़ में। कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया नलिनी गुप्ता ने 1921 में कलकत्ता में। आगे और देखते हैं इसमें क्या है। कुछ ये ऐसे संगठन हैं जो जिन पर समाजवादी और क्रांतिकारी प्रभाव था, वे संगठन देखते हैं। जैसे स्वराज पार्टी, इसका जो गठन किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में कलकत्ता इसका मुख्यालय था। अखिल भारतीय समाजवादी दल सत्य भगत ने इसकी स्थापना की थी 1924 में, कानपुर में इसका क्या था, मुख्यालय था। राष्ट्रीय सेवक संघ केशव बलराम हेडगेवार 1924 में कानपुर में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ये है केशव बलिराम हेडगेवार 1925 नागपुर। अच्छा, ये गलत हुआ, ये नागपुर वाला सही है, कानपुर वाला ये गलत है। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस लेडी सदाशिव अय्यर 1927 मद्रास। श्रमिक स्वराज पार्टी की स्थापना काजी नजरुल इस्लाम ने 1928 में। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल खान गफ्फार ने की थी, ये 1929 में पेशावर में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना JP नारायण और आचार्य नरेंद्र जी ने 1934 में। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद और NG रंगा ने 1936 में लखनऊ में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना मुंशी प्रेमचंद जी ने 1936 में लखनऊ में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मीनू मसानी के अशरफ और अशोक मेहता ने 1936 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में। फिर भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना ND मजुमदार 1939 ने कलकत्ता में। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल मानवेंद्र नाथ राय ने 1940 में कलकत्ता में। भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल अजित राय और इंदर सेन ने 1941 में कलकत्ता में। क्रांतिकारी समाजवादी दल सोमेंद्र नाथ टैगोर ने 1942 में कलकत्ता में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संगठन थे जिसमें समाजवादी
का भी प्रभाव था और किनका था, क्रांतिकारी। और यहाँ पर देखते हैं ये भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन थे उसके दौरान कुछ सत्याग्रह हुए, तो उन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किए गए थे, उनको देखते हैं। जैसे नागपुर में झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ, और ये इसका उद्देश्य क्या था, कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने के विरोध में हुआ था। यानी कि कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने के विरोध में इसको अपनाया गया था। बरसात सत्याग्रह 1923 में, ये डकैतियों को रोकने हेतु पुलिस नियुक्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति पर लगाए गए कर था, और यह कर कैसा था, 2 रुपये 7 आने, इसके विरुद्ध ये हुआ था। यानी कि डकैतियों को रोकने के लिए पुलिस रखी गई थी, और पुलिस को जो पैसा देने के लिए था उसकी पर टैक्स लगाया था प्रत्येक व्यक्ति पर। गुरु का बाग सत्याग्रह 1922 से 23 में, यह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अपदस्थ महंत के मध्य विवादित भूमि पर जो कब्जा था उसको लेकर ये हुआ था। तारकेश्वर सत्याग्रह 1924 में, बंगाल में एक भ्रष्ट महंत के विरुद्ध यह हुआ था। वैकोम सत्याग्रह 1924 से 25, ये केरल के त्रावणकोर में हुआ था, और टी के माधवन द्वारा मंदिर में प्रवेश के लिए यह चला गया था। वन सत्याग्रह 1930 से 31 में हुआ था। इसमें सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार के जो वन कानून थे उनके विरोध में महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और कर्नाटक में यह विद्रोह यानी कि सत्याग्रह हुआ था। यहाँ पर और जैसे बंगाल विभाजन 1905 में है, तो 1905 में बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, एक्चुअली जो चेतना राष्ट्रवाद की उभर रही थी उसको दबाने को, उसको कमज़ोर करने के लिए हुआ था। तो बंगाल के 2 हिस्से किए गए थे, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, और ये किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। तो पश्चिमी बंगाल और ये पूर्वी बंगाल है। तो देखते हैं पश्चिमी बंगाल के जो हिस्से थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो वर्तमान में वो थे। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम शामिल थे। जनसंख्या कैसे थी, पश्चिमी बंगाल में हिंदू जनसंख्या अधिक थी, यानी कि बाहुल्य थी। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता थी, और पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या थी, ढाका थी। प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर थे, और इसके पश्चिम बंगाल के और पूर्वी बंगाल के थे ब्लूमफील्ड फुलर। ये आपसे पूछे जाते हैं, ये परीक्षा में इस तरह से दिए गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने अभी तक एक ही पेज इसका देखा, पहले वाला, और उसमें हमने काफ़ी सारा एक ही पेज पे कंसेप्ट, फैक्ट और ये सब चीज़ देखी, जिसमें हमने कांग्रेस के सभी अधिवेशन देखे, बहुत सारे संगठन देखे, बंगाल का विभाजन देखा किस तरह से किया गया था, कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा हुए सत्याग्रह देखे। अब हम इसी का सेकंड पेज देखते हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसका कुछ घटनाक्रम देखते हैं। क्रमवार पूछता है आपसे, बार बार एग्जाम में लगाने के लिए आता है। तो जैसे कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, 1916 में फिर समझौता हुआ किसके साथ, कांग्रेस का और लीग का। 1885 में इसकी जो अध्यक्ष कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो A.O. ह्यूम्स तथा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। उसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे उस अधिवेशन में, जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें केवल 72 प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे, ये पूछा जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने। उसी के दौरान स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ, और उसी के दौरान ही आमार सोनार बांग्ला ये गीत प्रसिद्ध हुआ। ठीक 1905 के बाद 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। वह नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खां के नेतृत्व में हुई। उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें बंगाल विभाजन जो किया गया था 1905 में उसको रद्द किया गया, और भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके कहाँ लाई गई, दिल्ली में। ये केवल घोषणा की गई थी, जबकि इसको क्रियान्वयन जो किया गया था वो 1912 में किया गया था। 1916 में यहाँ पर देखते हैं, 1916 में होम रूल जो आंदोलन था वो चला, एक तिलक के नेतृत्व में,
जिसकी मुख्यालय बेलगाम था, और एन बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन का मुख्यालय था वो कहाँ था, मद्रास। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1916 में। गांधी जी युग प्रारंभ होता है और उसके दौरान गांधी जी के दौरान उस समय भारत में जन आंदोलनों की शुरुआत होती है। गांधी जी 1915 में भारत में आते हैं और उसके बाद पहले वो अहमदाबाद, चंपारण, इन जगह वो अपने छोटे जो स्तर पर प्रयोग करते हैं और बड़ा प्रयोग उनके बाद करते हैं, जैसे असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, आगे बढ़ के और जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, वो सारे। तो यहाँ पर हम गांधी जी युग देखते हैं और उस समय के जो घटनाक्रम है वो दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर 1916 में 13 अप्रैल को 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में जनरल और डायर ने गोली चलाई, जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ये बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। 1920 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन चला और इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। 1922 में चोरा चोरी घटना के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इसी से आहत होकर आगे चल के 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी और सचिव इसके कौन थे, मोतीलाल नेहरू जी, और प्रयागराज में किया था। 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा की गई थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और रावी नदी के तट पर रात के समय झंडा फहराया गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसी से पहले 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच गांधी जी की दांडी यात्रा हुई थी। उसी के बाद यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 1930 और 32 के मध्य लंदन में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जिसमें से प्रथम जो सम्मेलन था गोलमेज 1930 में, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में ये सम्मेलन आयोजित किए गए थे। फिर और इसमें क्या है और देखते हैं, गोलमेज सम्मेलन के बारे में ही देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन, ऐसे गोलमेज सम्मेलन ये क्योंकि एक ही सम्मेलन के 3 अलग अलग चरण थे, तो तीनों चरणों में जो भाग लिए थे उनमें अब अम्बेडकर जी और तेज बहादुर स्प्रूट 2 व्यक्ति ऐसे भारतीय थे जो तीनों ही सम्मेलनों में भाग लिए। उस समय ब्रिटिश नेतृत्व किसने किया था, तीनों ही सम्मेलन का नेतृत्व इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू कौन सी, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई। ये इसी को नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। इसने डोमिनियन स्टेट और संघीय प्रणाली की सिफारिश की थी इस रिपोर्ट ने। तो पूछा जाता है कि किसने की थी और उसमें क्या मुख्य तत्व थे। तो ये हमारा अभी तक हमने क्या देखा है, राष्ट्रीय आंदोलन के जो विभिन्न घटनाक्रम है हम उसी को ही देख रहे हैं। हाँ, फिर अभी और यहाँ पर ये जो बुक है पूरी तरह से इसी तरह से कलरफुल है, पिक्चराइज फॉर्म में है और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको फैक्ट या कंसेप्ट रिवाइज हो सके और उसको रिवीजन करने में आपको आसानी हो सके, ताकि कोई भी चीज़ें आपकी छूटे ना। तो यहाँ पर हम घटनाक्रम को देख रहे थे किस तरह से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा। तो क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ हैं उसमें 1897 से लेकर 1931 तक की क्या मुख्य घटनाक्रम है, जैसे चापेकर बंधु 1897 में इनको फांसी दी गई थी। सावरकर द्वारा अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की गई थी। काकोरी कांड 1925 में हुआ था। 1932 में क्या हुआ, यहाँ पर पूना समझौता 1932 में हुआ
अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ। दलितों वर्गों के लिए संयुक्त निर्वाचन की बात कही गई थी पूना समझौते में, और ये किसके बीच हुआ था? यह गांधी जी के और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। और किसके विरुद्ध हुआ था? जो रैमजे मैकडोनाल्ड है, उन्होंने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी, उसके बाद में ये समझौता हुआ। और आगे चल के जो अगस्त प्रस्ताव है उसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी 1940 में। यहाँ पर 1928 से 1931 तक का घटनाक्रम क्या है उसको देखते हैं, क्योंकि ये इस तरह से डिजाइन किया गया आपको तथ्य याद रहे और वर्ष के अनुसार याद रहे और दशक के अनुसार रहे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसमें भगत सिंह थे, बटुकर दास जी थे। इनके द्वारा विधानमंडल में क्या था? बम विस्फोट किया गया बहरी सरकार को सुनाने के लिए। ये इस समय का घटनाक्रम था। कैबिनेट मिशन 1940 में था। इसमें एक संघीय व्यवस्था की बात की गई थी कैबिनेट मिशन के तहत, और इसी के आधार पर आगे चल के संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। देश के विभिन्न हिस्सों में कई समानांतर सरकारें गठन की गई थी। हम आगे देखेंगे। ये तो अभी एक आपको माइंड में बैठाने के लिए अलग अलग क्या है, ये लैंडमार्क दिखाए जा रहे हैं। माउंटबेटन योजना और भारत का क्या हुआ? स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 में। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की माउंटबेटन, और 18 जुलाई 1947 को यह विधेयक की स्वीकृति हुई। तो ये इसका एक छोटा सा क्या था, लैंडमार्क थे इस घटनाक्रम के। आगे हम इनको और डिटेल में देखेंगे। ये क्या है, स्लाइड एकदम ऊपर नीचे भाग रही है। हाँ, यहाँ पर इसको अगर आप इस घटनाक्रम को एक नज़र में देखेंगे तो ये इस प्रकार है। ये आप देख सकते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा उसका ये साथ कंसाइज फॉर्म में दिया है ताकि आप रिमाइंड तेजी से कर सके। इसमें जैसे देखते हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं कि क्या है। जैसे 1897 से 1924 में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद हुआ। उसमें क्या हुआ? चापेकर बंधुओं को फांसी 1897 में, अभिनव भारत संगठन 1904 में, इंडिया हाउस 1905 में स्थापना, मुजफ्फरपुर कांड 1908 में हुआ। 1925 से 1931 में ये हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन और इनकी शहादत, जैसे काकोरी कांड 1925 में, सैंडर्स की हत्या 1928 में, आज़ाद की शहादत 27 फरवरी 1931 में, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद की बात की जा रही है, और भगत सिंह जी को फांसी 23 मार्च 1931 में। क्योंकि आपको क्वेश्चन में जब मिलान करने के लिए देता है तो एक ही वर्ष की घटनाओं का या अलग अलग की वर्ष की घटनाओं का कालक्रम के अनुसार देता है। जैसे 1932 में पूना पैक्ट हुआ, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ। दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 147। 1940 और 42 के बीच में अगस्त प्रस्ताव किस मिशन आए? तो डोमिनियन स्टेट का वादा किया गया था अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, लेकिन गांधी जी ने क्रिस्प मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहकर रिजेक्ट कर दिया था। इसी तरह से आपको यहाँ पर कंसाइज फॉर्म में दिया गया, लेकिन इसका आगे डिटेल में भी दिया गया है। तो ये हमने इस तरह से डिजाइन किया गया कि आपको एक तथ्य कई बार और कई तरह से दिखाई दे और पिक्चराइज फॉर्म में हो। जैसे हम यहाँ पर एक गांधी जी वाला देखते हैं कि ये आप देखोगे, इसमें हमने एक ही पेज में गांधी जी के बारे में वो सब कुछ दिखाया है यहाँ पर, जो एग्जाम में अभी तक पूछा जाता है, पूछा गया है और या पूछा जा सकता है। जैसे गांधी जी का एक ही स्लाइड में सब कुछ यहाँ पर एक जीवन परिचय दिया है, और वो भी कालक्रम के अनुसार। जैसे बुनियादी जो बातें क्या हैं, इनका पूरा नाम गांधी जी का मोहनदास करमचंद गांधी जी थे। इनके पिताजी का नाम करमचंद था, माता इनकी पुतली बाई थी। परिवार एवं गुरु, पुत्र इनके जो थे वो हरिलाल थे, मणिलाल थे, देवदास थे, रामदास थे। इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न पूछा जाता है। इनके जो शिष्य थे मीराबेन थी। इनका वास्तविक नाम है मैडलिन स्लेड, जिन्हें गांधी जी ने यह नाम दिया था। गांधी जी की जो यात्रा क्रम है, यानी कि वर्ष के अनुसार पूछा जाता है कि गांधी जी ने कब दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ से उन्होंने कौन कौन से सत्याग्रह चलाए, कौन सी पुस्तकें लिखी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाएं। जैसे गुजरात में पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। कस्तूरबा जी के साथ इनका विवाह 1883 में हुआ।
1888 में ये कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और 1891 में बैरिस्ट्री की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। 91 में 1893 में अब्दुल्ला के मुकदमे गुजरात के एक वे थे व्यापारी, उनका मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में कहाँ पर गए? दक्षिणी अफ्रीका गए। तो जैसे ही 1893 हो गए, इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में 1894 में की। तो आपको ये तथ्य आपको वर्ष वाइज क्रम बेस, क्योंकि गांधी जी के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मिलान करने के लिए भी आते हैं, अलग अलग सेपरेट भी आ जाते हैं। तो इसी तरह से दर्शाया गया कि आपका एक भी वो ना छूटे और आपके माइंड में क्या बनती रहे? एक पिक्चर बनती रहे क्रिस्टल क्लियर, ताकि आपको फैक्ट याद हो जाए। जैसे गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर उन्होंने जो सेवा की तो उनको वहाँ पर 2 पदक मिले, एक जुल्लू और एक बोर 1899 में। आगे चलकर कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार गांधी जी शामिल हुए 1901 में कलकत्ता में। गांधी जी भारत वहाँ से लौटे थे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, लेकिन उससे पहले भी वे कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन 1901 में भारत आए थे। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग उन्होंने 1906 में किया। उन्होंने 1908 में पहली बार वे जेल गए। कहाँ पर गए? दक्षिणी अफ्रीका। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन 1909 में किया। दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने अनुशंसन किया। ये थोड़ा सा हम स्प्लिंट हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका में वे कुल 21 वर्ष तक रहे। भारत वापसी उनकी 9 जनवरी 1915 में है और इसी दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हर वर्ष भारत सरकार मनाती है। आपको बताना है कि प्रवासी दिवस कब से मनाना शुरू हुआ, 2003, 2004 या 2005 या कब से? कैसरे हिंद की उपाधि जब वे भारत आए तो उन्हें लगा गांधी जी को कि अंग्रेजों की हम सहायता प्राप्त करने के लिए अगर हम उनका साथ देते तो हमें कुछ रियायतें दे सकेंगे, आगे चल के हमें स्वतंत्रता भी मिल सकती है उन्हीं के साथ अगर काम किया जाए मिलकर। तो इसी के तहत जब गांधी जी कुछ काम किए तो गांधी जी को कैसे हिंद की उपाधि 1519 में दी गई। गांधी जी ने आगे चल के खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में की। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने 1924 में की। इनकी जो आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में लिखी गई है। चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में। तो गांधी जी के बारे में ये एक कंसाइज क्या था, कालक्रम था। अभी हम इनके सभी आंदोलन देखेंगे, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें देखेंगे, साथ ही इनके द्वारा जो स्थापित किए गए थे विभिन्न प्रकार के आश्रम, उनको भी हम यहीं पर देखेंगे। एक ही पेज में आप गांधी जी के बारे में सब कुछ जान लेंगे। इसी तरह की हमारा वो है, यहाँ पर आप देखते हैं गांधी जी के जो विभिन्न आश्रम थे उनकी स्थापना। जैसे गांधी जी ने एग्जाम में पूछता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की, तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में गांधी जी ने डरबन में की थी। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना गांधी जी ने 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में भारत में साबरमती नदी के पास अहमदाबाद में की थी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में कोरचौ अहमदाबाद में की थी। अनासक्ति आश्रम की स्थापना 1929 में कौसानी उत्तराखंड में की थी और सेवाराम आश्रम की स्थापना 1936 में वर्धा महाराष्ट्र में की थी। ये कुछ आश्रम हैं, गांधी जी के प्रमुख आश्रम हैं। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन उनको देखते हैं। जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और ये किसके विरुद्ध हुआ था? 3 कुटिया पद्धति के विरुद्ध हुआ था और यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। अहमदाबाद के जो मजदूर थे उनके बोनस को लेकर हड़ताल हुई थी 1918 में। गांधी जी द्वारा यहाँ पर प्रथम बार भारत में भूख हड़ताल को इसमें किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, इसमें प्रथम बार पूर्ण किसान सत्याग्रह था। खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। यह गांधी के नेतृत्व में और कांग्रेस का सबसे बड़ा जन आंदोलन था प्रथम। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में। नमक सत्याग्रह इसको कहा जाता है क्योंकि डांडी मार्च के बाद ही इसकी शुरुआत की गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो एक गांधी जी के नाम जो संबंधित मुख्य बातें थी एक ही पेज पे दर्शाई गई है। तो ये हमारी जो ये बुक है, आप इसका यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप इसके किसी भी पेज पे चले जाएं, एक पेज पे आपको इतना कंटेंट मिलेगा कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। और इसी वजह से आपको इसके हर पेज से ऐसा लगेगा कि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक हाफ मैराथन इसलिए दर्शाई गई है। इसमें अभी तक हम एक ही पेज किया, क्योंकि इसमें टोटल 18 पेज हैं आधुनिक भारत के। हमने अभी तक पहला पेज कांग्रेस से संबंधित, दूसरा पेज गांधी जी से संबंधित किया है। इसी तरह के आज की जो हाफ मैराथन है उसमें 9 ही पेज लिए गए थे, और 9 ही पेज में आप देख सकते हैं कितना कंटेंट है हर पेज पे। जैसे यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन है, हम कुछ आगे चल के और देखते हैं। ये यहाँ पर हम अगर छोटी स्लाइड की भी बात देखें, एक पेज को हमने A4 साइज का जो पेज है उसको इस तरह से डिवाइड किया गया है, जिसमें 2 बड़ी स्लाइड रखी गई हैं और उसके नीचे उसी से संबंधित या कुछ अन्य घटनाओं से अलग ये 2 स्लाइड है। यानी कि A4 साइज के पेपर पर 4 स्लाइड है, 2 बड़ी 2 छोटी। तो अगर हम छोटी स्लाइड में भी देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जैसे हम यहाँ पर ये देखते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान क्या घटनाक्रम है, आपको इसमें ये लगेगा कि ये क्वेश्चन इसी तरह से पीसीएस में पूछे जाते हैं जिस तरह से इस स्लाइड में दर्शाया गया है। असहयोग आंदोलन का ही देखेंगे हम, क्योंकि हाँ ये वाला है। यहाँ पर हम इसको स्टेबल करते हैं। अब इस असहयोग आंदोलन के बारे में पूछता है बार बार, इसी में जो सारा घटनाक्रम है इसी छोटी स्लाइड में। यहाँ पर देखें, सितंबर 1924 में कलकत्ता के कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने, और इसी में स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये हम असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी का समय रेखा देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सितंबर 1924 का, क्योंकि जो प्रश्न पूछता है ना वो घटनाओं को एक ही साल के विभिन्न महीने की घटनाओं के क्रम में भी पूछ लेता था, इसलिए यहाँ पर आपको उसी काल क्रम के अनुसार और वर्ष, क्योंकि काफ़ी नज़दीक की घटनाएं पूछता है, उसको इसी तरह से दर्शाया गया है। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई, 1 अगस्त के दिन ही। दिसंबर 1920 में नागपुर वार्षिक अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित किया गया। और इस प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? CR दास जी ने इसको प्रस्तावित किया था। पहले इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने इसको प्रस्तावित किया था। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1921 में असहयोग आंदोलन के वित्तीय पोषण हेतु, यानी कि फंड जुटाने के लिए एक तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी, और उसमें उस दौरान काफ़ी कम समय में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए थे। फिर जब असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ तो उसके दौरान कुछ इस तरह के घटनाक्रम हुई, यहाँ पर वो भी देखते हैं। उपाधियाँ, जैसे गांधी जी को जो 1915 में उपाधि दी गई थी केसरी हिंद की, गांधी जी ने उसको लौटा दिया। जमनालाल लाल जो बजाज थे, उन्होंने भी राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों को दे दी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विदेशी कपड़ों को जलाने, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़े भी जलाए गए थे ताकि सरकार का पूर्ण बहिष्कार किया जाए ब्रिटिश का, तो उन्होंने विदेशी कपड़ों को जलाने के बारे में क्या कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने निष्ठुर बर्बादी कहा था। ये प्रश्न पीसीएस में आते हैं और ये आप PYQ जब देखेंगे आपको एहसास हो जाएगा। मार्च 1923 में, यानी कि कांग्रेस के कुछ सदस्य चाह रहे थे कि हम ब्रिटिश सरकार के चुनाव जो हो रहे हैं उसमें हिस्सेदारी लें और असेंबली में पहुंच के आंतरिक रूप से सरकार का विरोध करें। कुछ इसको नहीं चाह रहे थे कि ऐसा करें, उनको परिवर्तनवादी और गैर परिवर्तनवादी कहा जाता है। तो इसी में आगे चल के मार्च 1923 में इलाहाबाद में CR दास की अध्यक्षता में और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने, स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 1925 में स्वराज पार्टी को विट्ठल भाई पटेल, यानी कि स्वराज पार्टी के जो विट्ठल भाई पटेल थे, वो केंद्रीय विधानमंडल में गए और वहाँ पर अध्यक्ष चुने गए। ये पहली बार था, तो इम्पोर्टेंट घटना है। कुछ अन्य देखते हैं। विधान
विधानमंडल चुनाव में भागीदारी में स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य 1923 के चुनाव में भाग लेकर सदन के भीतर सरकार का विरोध करना था। निष्ठुर बर्बादी का संदर्भ है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये इसलिए कहा था कि रचनात्मक कार्यों के पक्ष धरते हुए, इसलिए उन्होंने वस्त्र दहन का विरोध किया था। यानी कि वे कहते कि आप रचनात्मक कार्य करें, ये ना करें कपड़ों की विदेशी होली ना जलाएं। तो ये आप ये केवल एक छोटी स्लाइड का कंटेंट दिखा जो किसके संबंधित था, असहयोग आंदोलन के। तो इसी तरह से ये जो हमारी बुक है ये एक कंप्लीट बुक है। अभी आप इसके और स्लाइड जैसे हम अभी देखते हैं, कुछ लास्ट के स्लाइड देखते हैं, क्योंकि इसका जो डिजाइन किया गया है इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर रखा गया है। A4 साइज में दो ऊपर स्लाइड है बड़ी, जैसे यहाँ पर इसी स्लाइड पे देखें, ये ऊपर दो बड़ी स्लाइड है A4 साइज में ये वाली, और इसके ठीक नीचे ये दो छोटी स्लाइड है जो लगभग क्या तो ऊपरले वाली स्लाइड से संबंधित होगी, यानी कि ऊपरले वाली स्लाइड का अतिरिक्त भाग होगा या अन्य भाग होगा। जैसे यहाँ पर हम कुछ और देखते हैं, छोटी स्लाइड को जल्दी करते हैं क्योंकि इसमें कंटेंट इतना है वो 1-1.5 घंटे की मैराथन में संभव नहीं है, इसलिए इसको हम छोटे वाली स्लाइड को ही लेके चलते हैं ताकि आपको एहसास हो जाए कि ये किताब कितनी इम्पोर्टेंट है। हम छोटी स्लाइड का ही जो कंटेंट है उसको आगे देख रहे हैं। कहाँ से देखना शुरू करेंगे? असहयोग आंदोलन के बाद से हम शुरू करते हैं। जैसे हमने असहयोग आंदोलन देख लिया, गांधी जी हमने देख ली। गांधी जी के बारे में अगर और भी डिटेल में हम देखेंगे तो थोड़ा सा और देख सकते हैं कि क्या ये हाँ, ये हमने उनके आश्रम देख लिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको नाइटहुड की विरोध, हाँ ये सारे शंकर नायर, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में है। तो इसमें ये आप देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हत्याकांड मार्च अप्रैल की पृष्ठभूमि में रोलेट एक्ट पारित हुआ, उसके विरोध में ही यह जलियांवाला बाग में एक शांति सभा का आयोजन किया गया। और उसी दौरान क्यों किया गया? क्योंकि उसी दौरान 9 अप्रैल को सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था, उसके विरोध में ये आयोजन हुआ था। शांतिपूर्वक धरना था, लेकिन जनरल डायर ने उस पर गोली चला दी। इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 10 अप्रैल अमृतसर का प्रशासन ब्रिगेडियर जनरल डायर द्वारा सौंपा गया और 13 अप्रैल के बैसाखी के दिन यह अंधाधुंध गोली चलाई गई थी। इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दी थी अंग्रेजों को। शंकर नायर ने जो कार्यकारिणी की परिषद थी उससे इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस की जो समिति थी जिसके अध्यक्ष मालवीय समिति जिसको कहा जाता है, इसकी तहकीकात की थी मदन मोहल्ले की अध्यक्षता में। इसके अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, गांधी जी। हंटर कमीशन का गठन किया गया था इसी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने, और इसको उसमें जो कहा था यानी कि उसको उन्होंने ये दर्शाया था कि ये कोई गलती नहीं है, माफ़ कर दिया, यानी कि अंग्रेजों की इसमें कोई गलती नहीं दर्शाई गई थी हंटर कमीशन में। महात्मा गांधी जी ने कैसे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो ये हमारा एक छोटी स्लाइड का ही कंटेंट है, क्योंकि ये ना आज ये सॉफ्टवेयर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, बार बार ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए ये क्लास कराने का उद्देश्य लगभग 1.5 से 2 घंटे का था, लेकिन ये सॉफ्टवेयर सही तरह से काम नहीं कर रहा है। तो हम इसीलिए छोटी स्लाइड को ही देख रहे हैं ताकि आपको एक डेमो मिल जाए। अभी तक हमने असहयोग का देख लिया और जलियांवाला बाग देख लिया। ये असहयोग और जलियांवाला बाग था। उसके बाद हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट है। साइमन कमीशन के साथ नेहरू की रिपोर्ट की तुलना की गई है। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन है कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन आगे बढ़ा, फिर गांधी समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ, क्या क्या बात की गई, दांडी मार्च क्या था, वेब गांधी जी के साथ वेब मिलर अमेरिकी पत्रकार था जब ये दांडी मार्च की यात्रा थी, धरसना सत्याग्रह था, ये सारी चीज़ यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें। फिर इसको आपको दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल, इसमें 78 अनुयायी थे, गांधी जी भी थे, कैदियों की रिहाई के लिए, इस तरह के, यानी कि आप इस छोटी स्लाइड में भी इतना कंटेंट देखेंगे जो आपके एग्जाम में रिलेवेंट है, पूछा जाता है। तो अभी हम और छोटी स्लाइड, सॉफ्टवेयर आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम भारत छोड़ो आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस जी को देख लेते हैं और उसके बाद हम ये देखें।
भारत छोड़ो आंदोलन, इसका घटनाक्रम देखेंगे 1942 में 7 से 8 अगस्त 1942 में यह प्रस्ताव और संकल्प बम्बई की ग्वालियर टैंक मैदान में लाया गया। अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बैठक और प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें क्या कहा गया, करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया और यह इनके द्वारा ऐतिहासिक नारा बन गया। अगले दिन सुबह ही 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो के तहत जितने भी हमारे आंदोलनकारी थे, गांधी जी सहित शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको अलग अलग क्षेत्र में रखा गया, यानी कि जेलों में रखा गया। इसी दौरान यह आंदोलन, जब शीर्ष नेतृत्व गिरफ्तार हो गया तो ये आंदोलन क्या हो गया, थोड़ा सा नेतृत्वविहीन हो गया। लेकिन सेकंड जो श्रृंखला की लीडरशिप थी उसने इसकी कमान संभाली। तो इसी दौरान भारत के अलग अलग हिस्सों में कुछ समानांतर सरकारें गठित हुई। जैसे बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में प्रथम समानांतर सरकार गठित हुई। तामलुक में जाति सरकार के नाम से गठित हुई और यह दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चली, यानी कि सबसे लंबे समय तक चली। सतारा में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। 1945 तक यह कार्य कर रही और इसके जो नेता थे वाई चौहान थे सतारा के सरकार के। इसी दौरान मातंगगिनी हजारा, इनको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तामलुक में गोली लगने के बाद भी इन्होंने तिरंगा नीचे नहीं गिरने दिया, सीधे अपने हाथ में रखकर सीधे खड़े रखा, इसीलिए इनको बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है। आंदोलन महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद से मिलकर तैयार किया था। इसका आलेख, इस आंदोलन का जो ड्राफ्ट था, ये सॉफ्टवेयर आज सही तरह से नहीं चला है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके हर स्लाइड में इतना कंटेंट है जितना एग्जाम में। यहाँ पर हम आज़ाद हिंद फौज का देख लेते हैं, छोटा सा। ये आज़ाद हिंद फौज 1942 में मोहन सिंह और द्वारा सिंगापुर में इसका गठन किया गया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। लाल किलों को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो मुकदमा के विरोध में पूरे देश में यह नारा चलाया गया। और इसमें जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, झांसी की रेजिमेंट, एक महिलाओं की विंग स्थापित की गई थी। यहाँ पर जब लाल किला का जो केस था वो इनके सुभाष, यानी कि जो आज़ाद हिंद फौज थी, उनके सैनिकों पर चला था, तो उसी के विरोध में जो अभियुक्त थे इसमें कौन कौन थे? प्रेम सहगल था, ये हिंदू थे। गुरबख्श सिंह ढिल्लो थे, ये सिख धर्म से थे। शहनवाज खान, ये मुसलमान थे। इन 3 सैनिकों पर लाल किला का नाम से प्रसिद्ध मुकदमा है, ये चला था, जो आज़ाद हिंद फौज के थे। बचाव पक्ष में भूरा भाई देसाई ने इसका नेतृत्व किया। जो टीम थी वकीलों की, उसमें जो वकील अन्य कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अशफाक अली थे और कैलाशनाथ काटजू थे। न्यायालय ने अपना क्या निर्णय दिया इसमें? फौजी अदालत ने जो इनको मृत्युदंड दी हुई थी सुनाई थी, लेकिन जन आक्रोश जब बढ़ा पूरे भारत में इस लाल किले के मुकदमे के संदर्भ में, तो वायसराय लॉर्ड वेवल ने इनकी सजा को माफ कर दिया। ये आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये हमारा पूरा जो कंटेंट है ये इंडिच है, PYQ बेस है, कंसाइज है, टू द पॉइंट है और डिवीजन ओरिएंटेड है। ये आपको आरजे सियोरा ऐप पे मिलेगी और इसकी जो डेमो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल है जो आरजे सियोरा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है या ऐप है, ये हमारी जो बुक है ये रखी गई। इसका प्राइस 399 और ये काफ़ी कारगर है PCS एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, अन्य एग्ज़ाम के लिए भी। तो इस बुक का नाम है 1 क्वेश्चन सीरीज और ये बुक भारी भरकम बुकों की अपेक्षा, जैसे घटनाचक्र के पूर्वावलोकन है, 5000 पेज की है, लेकिन इसमें हमारी जो 1 क्वेश्चन सीरीज है इसमें अनवांटेड एक शब्द भी नहीं है, टू द पॉइंट है, क्रिस्पी है और एग्जाम ओरिएंटेड है और रिवीजन फ्रेंडली है। ये आपको 399 में आपको बुक मिलेगी।
इसमें फ़िलहाल ऑफ़र भी चल रहा है, आप ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। इस बुक के साथ साथ हमारी कुछ और बुक हैं, जैसे मेंस का कॉम्बो सीरीज़ है, जिसमें मेंस के 6 पेपरों की 6 शॉर्ट नोट्स है, अलग अलग पेपरों के एक फर्स्ट पेपर का अपना शॉर्ट नोट्स, सेकंड का शॉर्ट नोट्स, इसी तरह से 6 के 6 पेपरों के शॉर्ट नोट्स है। साथ ही साथ इन 6 पेपरों की जो फैक्ट शीट है, जैसे उसमें कमेटी है, रिपोर्ट है, बहुत सारे तथ्य हैं, वे अलग अलग शीट है, लेकिन चौथा जो पेपर है उसकी जो फैक्ट शीट है उस पेपर के शॉर्ट नोट्स के अंदर ही है। इसलिए टोटल 12 बुकलेट ना होकर ये 11 बुकलेट है, जिनका कॉम्बो प्राइस रखा गया है 599। 1 क्वेश्चन सीरीज का प्राइस रखा गया है 399। ये एक हमारी थ्योरी की बुक है। पीसीएस प्री के लिए आपको एक तो थ्योरी चाहिए, एक पीवाईक्यू चाहिए। पीवाईक्यू के लिए हमारी एक दूसरी बुक है एमआरटी 360, उसकी जो कीमत है वो 99 रुपये ओनली है। तो आप अभी 1 क्वेश्चन सीरीज पे आप जो ऑफर चल रहा है उसका लाभ उठा सकते हैं। और ये टेलीग्राम पर आपको जो डेमो पीडीएफ है वहाँ पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। इस बुक में आप ये बुक आपको रिवीजन के रूप में रखनी है। आप जो पढ़ रहे हैं, जिस तरह से घटनाचक्र पढ़ रहे हैं या लुसेंट पढ़ रहे हैं, उनके साथ इसका आप इसका बेहतर प्रयोग करेंगे रिवीजन फॉर्म में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ये बुक कम पेजों में आपको इतना कंटेंट देगी जितना काफ़ी बड़ी बुकें ज़्यादा पेजों में नहीं दे पाती। इतना ये एकदम रिवीजन फ्रेंडली इसको बनाया गया है, डायग्राम बेस है, कलरफुल है। आप यहाँ पर देखिए कोई भी आपको स्ट्रक्चर है वो कलरफुल है, आप ताकि याद रख सके उसको क्रम में सजाया गया है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये बुक आप जाके आरजे सियोरा ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्राइस काफ़ी कम रखा गया है। जिस तरह से इसमें कंटेंट है, और कंटेंट केवल फैक्ट नहीं है, आप इसमें कंसेप्ट भी देखेंगे, आप इसमें वैल्यू एडिशन भी देखेंगे, साथ ही साथ इसमें आप पीवाईक्यू भी देखेंगे। और पीवाईक्यू के साथ इसमें आप जो टेक्निक है जैसे किसी भी चीज़ को दर्शाने की, वो सारी इसमें दिखाई गई है। तो ये हमारी क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर आज ये ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है, तो आज की क्लास का जो ये हमारा एक डेमो था, हाफ मैराथन थी, इसी का नाम इसलिए इसको मैराथन हाफ रखा गया है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर ये सही तरह से नहीं चल रहा था। तो ये एक रैंडम मैराथन थी ताकि आप इस किताब से परिचित हो सके। इसमें न केवल आधुनिक भारत को इस तरह से दर्शाया गया है, इसमें जीएस के सभी पार्ट को इसी तरह से दर्शाया गया है। A4 साइज में 4 स्लाइड है, एक 2 बड़ी 2 छोटी, और उसमें उस टॉपिक को संपूर्ण तरह से किया गया है। इसमें आपको जीएस के सभी पार्ट, चाहे वो हिस्ट्री तीनों पार्ट, ज्योग्राफी दोनों पार्ट यानी कि वर्ल्ड और इंडियन, इकोनॉमी के तीनों पार्ट, इकोनॉमी, पॉलिटी, पर्यावरण, साइंस के तीनों पार्ट, रसायन, जीव विज्ञान और भौतिक। और अब इस बुक में हमने अलग से यूपी स्पेशल दे रहे हैं ताकि आपको वो भी कहीं और से ना पढ़ सके, एक ही जगह से आपका सारा काम हो जाए। तो आप इस बुक को एक बार ज़रूर देखें, अपना रिव्यू दें, और बेहतर बनाया गया है, इसको काफ़ी बेहतर है आरजे सियोरा कम्युनिटी की ओर से। तो ये आज की डेमो क्लास का यहीं पर इसका क्या है समाप्त करते हैं। और इस किताब की जो विशेषता है, ये टू द पॉइंट है, कंसाइज क्रिस्पी है, शॉर्ट नोट्स के रूप में है, पीवाईक्यू बेस है, रिवीजन ओरिएंटेड है, और ये एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं। एग्ज़ाम अभी तक जितनी तरह से प्रश्न पूछता है उसको उसी स्टाइल में स्ट्रक्चर करके ये किताब आपको प्रेजेंट की गई है। इस बुक का जो नाम है, इस बुक का नाम है 1 क्वेश्चन सीरीज। 1 क्वेश्चन सीरीज का मतलब है कि आपको हर स्लाइड से, हर पेज से आपको क्वेश्चन दिखाई देगा कि ये क्वेश्चन आया है या आने की संभावना है। इसीलिए इस बुक का नाम है 1 क्वेश्चन सीरीज बुक। और ये जीएस की क्विक रिवीजन शॉर्ट नोट्स हैं। ये एक डिटेल बुक ना होकर शॉर्ट नोट्स हैं। जिन भी स्टूडेंट्स के अपने प्री के शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो वो इसको अपना शॉर्ट नोट्स समझ के इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करके अपना एग्ज़ाम कवर कर सकता है। और ये एग्ज़ाम के समय अगर इसको आप 2 हफ्ते पहले भी एग्ज़ाम से पहले अच्छी तरह से पढ़े तो आपको इतना कुछ मिल जाएगा जितना अभी तक आपको काफ़ी लंबे समय तक पढ़कर नहीं मिला, क्योंकि इसने कम पेजों में इतना कुछ दिया है, यानी कि कंटेंट की कमी नहीं है इसमें। कुल मिला के
तो इसकी जो टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं डेमो क्लास की, और बाकी आज शिवरा ऐप पे आपको बुक मिल जाएगी।